आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मौजू है। आइए ज़रा बात करते हैं कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। कभी कभार आपके दिल में एक धड़का लगा होता है ना कि व्हेन थिंग्स सीम टू गुड टू बी ट्रू, और आप फाइन प्रिंट नहीं पढ़ते, या उस वक्त आप खुद जज्बाती होते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं। एंड यू नो दिस इज़ अ टाइम व्हेन मैनिपुलेटर्स कैन एक्चुअली प्ले अराउंड विद योर एक्सपेक्टेशंस। आपकी जो तवक्कुआत हैं, आपने जो अस्यूम किया हुआ है, उसको प्ले अराउंड किया जा सकता है। और कभी कभार आपको फिर बहुत दिनों के बाद ये पता चलता है। आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, कोई आया आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर और आपको ये बता रहा है कि आपके 50,000 5-10 सालों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर 5 गुना, 10 गुना, 18 गुना हो जाएंगे। सो दिस सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? सो उस वक्त आपको कुछ चीज़ों को देखना चाहिए। लाइकवाइज अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखाए जाएँ, सुनहरी ख्वाब दिखाए जाएँ, तो दैट इज़ व्हेन यू शुड बी एक्चुअली स्केयर्ड। और ये बात मेरे क्यों जहन में आई, कल परसों ही मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैसेज बनाया है फॉर ऑल द विमेन। मैंने एक हाल ही में वायरल केस देखा कि एक लड़की की स्किन बुरी तरह से जल गई है, एंड दिस इज़ बिकॉज शी वॉज प्रॉमिस्ड वाइटनिंग, यानी एक रंग गोरा करने वाली क्रीम, जिसने कहा कि 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपका रंग निखर के गोरा गोरा हो जाएगा। और मुझे 90s का वो एड भी याद आ रहा था कि जी मेरा गोरा बनने का सपना पूरा हुआ। ऑल दीज थिंग्स विच आर अनरियलिस्टिक, जो आपको कोई जादुई करिश्मात प्रॉमिस करते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई स्कीम हो, वहाँ पे आपकी अलार्म की घंटी बजनी चाहिए। यू शुड कॉमन सेंस को अप्लाई कीजिए कि अगर ये इतना ही आसान होता तो ये शख्स इस वक्त करोड़पति ना होता इस स्कीम के साथ। सो इस पर ज़रा बात करते हैं, और ख़ास तौर पे जितनी इस तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं जो आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट बताएंगे, यूथफुल ट्रीटमेंट बताएंगे और प्रॉमिस करेंगे ऐसे रिजल्ट्स जो हर एक को हैरत ज़दा कर दें, दैट इज़ व्हेन यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माई वेरी डियर फ्रेंड शाज़िया रहमान इज़ विद अस। शी इज़ अ सीनियर मैच मेकर, और साथ ही साथ हम इनको रिश्तों पे, इंडिविजुअल्स पे, यानी जो हम कॉमन गलतियाँ करते हैं। देखिए हर इंसान अपनी ख्वाहिशात का मारा होता है। ख्वाहिश जब बहुत ज़्यादा अरसे से पूरी नहीं होती, सो दिस डिज़ायर कैन एक्चुअली लीड यू in the way of harm। तो हम यही आज डिस्कस करेंगे। थैंक यू शाजिया फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं अहमद अली, हु इज़ अ ट्रेनर एंड इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कम्युनिटी। इनसे भी जानेंगे कि वर्क एक्सपीरियंसेस में भी ऐसा होता है, यू कैन बी ओवर प्रॉमिस्ड and under delivered, so that's why you need to be a little careful. Thank you Ahmed for being here. Last but definitely not the least, Areen Shahid भी हमारे साथ मौजूद हैं, who's a gender specialist. She is working with policy makers. Thank you so much Areen for being here with us. और आपसे भी जानेंगे कि कई दफ़ा जब नेगोशिएशन टेबल पे आप बैठे होते हैं और अगला बंदा कायल हो जाता है, तब भी क्या कुछ चीज़ों के बारे में आपको मोहतात रहना चाहिए। सो वील टॉक अबाउट दैट। लेकिन शाजिया आपसे शुरुआत करते हैं। ऐसे बहुत सारे धोखे लोग ज़िंदगी में खाते हैं, और अभी हाल ही में जैसे मैंने रंगत और ये वाइटनिंग क्रीम्स का जिक्र किया, एक और बड़ा वियर्ड ट्रेंड चला हुआ है वेयर इन कॉलेज या जो बहुत लाउबाली सी यंग एज होती है, उसके अंदर पीपल फॉल इन लव, और बग़ैर घर वालों को इन्फॉर्म किए हुए अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग ट्रैप्ड इनटू गेटिंग अ निकाह डन, या फॉर्मल शादी करके, और वो किसी को बताते नहीं हैं। एंड थोड़े ही अरसे बाद जब वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ानी होती या उसको मज़ीद फॉर्मलाइज नहीं करना होता, तो देखने में ये आया है कि दीज गर्ल्स आर डिवोर्स्ड। एंड ये एक बड़ा एक ऐसी अंडर कवर चीज़ है जिसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जा रहा। व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग, और आप इसको कैसे समझती हैं? अच्छा सीधा, ये टॉपिक एक तो सेंसिटिव बहुत है, लेकिन ये इतना कॉमन हो चुका है कि 16 या 17 के बाद लाइक आप ये सुनते, जो लड़की 20 साल पहले जो फैसला ले रही होती थी या जो चीज़ें सोच रही थी, वो अब 16 या 15 साल की लड़की का इतना एक्सपोजर है, या लड़के का इवन देनो। अच्छा गूगल करेंगे तो निकाह के लिए 2 गवाह चाहिए होते हैं, ये चाहिए होता है, वो होता है। ये बहुत पहले भी था, अब ज़्यादा क्लियरली हमारे सामने स्टोरीज़ आ रही हैं। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानती हूँ या पेरेंट्स को कि जो कहते हैं कि जी हमारी बच्ची लेट्स सपोज ऑफिस में जॉब कर रही थी, वहाँ पे ट्रैप हो गई, बॉस ने उससे कहा कि चलो जी निकाह कर लेते हैं। निकाह क्या करें, 2 लोगों के सामने, 2 लोगों की मौजूदगी में निकाह कर लिया। एज आ वाइफ उसके साथ रहे 2-3 साल। उसके बाद जब उसने शोर किया, हंगामा किया, ऑफिशियली अनाउंस करें, उसने कहा जैसे निकाह हुआ था वैसे ही डिवोर्स दे देता हूँ। तो और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। अच्छा, ये मेरे बहुत, लेकिन इसमें जो समझने वाली चीज़ है, ये हो तो बहुत रैम्पेंट ही रहा है, लेकिन क्या सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, उस वक्त क्या मजबूरियाँ बताई जाती हैं? वाई इज़ अ यंग गर्ल बीइंग टोल्ड कि उसको खुफिया निकाह करना है या अभी हम पब्लिक नहीं कर रहे, और वो उन बातों में आ भी जाती है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
यंग लड़कियों के लिए तो ये होता है कि जी अभी मैं अपना करियर बना रहा हूँ, या मेरे घर वाले राज़ी नहीं होंगे, या मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो मेरी जो, अगर बॉस के हवाले से वो जो हम उस केस की बात कर रहे हैं कि जी हमारी प्रॉपर्टी सेम है, तो वो बड़ा मसला हो जाएगा अनाउंस करने में, या अभी मेरी बहनों की शादी नहीं, वही पुराने घिसे पिटे चीज़ें जो रेड फ्लैग लड़कियों को नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन आपकी वाली बात कि वो बेवकूफ़ बनने को तैयार होते हैं, कुछ अरसे बाद जब रियलिटी चेक आता है या आपको पता चलना शुरू होता है या आपको ओन नहीं कर रहा, या फिर आप परेशान होना शुरू होते हैं, फिर कहीं ना कहीं कभी आप जाके पेरेंट्स को बता देते हैं, वरना जो उसके लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अल्लाह ना करे, फिर वो बात सकत तो यहाँ तक हुआ है सिद्रा अल्लाह ना करे कि लड़की रिक्वेस्ट कर रही होती है कि डिवोर्स कर दो मुझे, ठीक है, ओन नहीं करे, लड़का नहीं कर रहा होता डिवोर्स, तो उसकी कहीं और शादी भी नहीं हो रही होती है। सो टू गुड टू बी ट्रू वाली जितनी सिचुएशंस होती हैं उसमें आपने मोहतात रहना है। अहमद, वर्क प्लेसेस में ये कैसे होता है? यानी इंसान को जब नौकरी मिल जाती है तो बहुत खुश होता है, ख़ासतौर पे एक यंग ग्रेजुएट्स, वहाँ कौन कौन से धोखे या पॉसिबल चीज़ें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रादर देन कि आप एक्सप्लॉइट हों? राइट, तो इसका जो फंडामेंटल होता है वो ये होता है दैट अ लॉट ऑफ यंग ग्रेजुएट्स व्हेन दे कम इन, देयर बॉसेस शो देम अ लॉट ऑफ ड्रीम्स कि आप ये प्रोजेक्ट कर लें फिर ऐसा हो जाएगा, आप ये प्रोजेक्ट कर लें फिर आपकी प्रमोशन पक्की है जी। बट एट द अदर एंड ऑल ऑफ अस नीड टू बी अवेयर दैट ऑर्गेनाइजेशन हैव सम पॉलिसीज, ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर अस टू सी द बिगर पिक्चर, नॉट जस्ट अ स्मॉल वन। इट्स नॉट कि आपने एक रील देख ली एंड यू गॉट हैप्पी, देयर इज एन एंटायर बिहाइंड द सीन that's happening there. So what you and I have to see is कि organization की अपनी policies क्या हैं, वो किन ambits पे promote करते हैं, वो किन ambits पे performance को evaluate करते हैं, और उनको वो क्या क्या steps लेने हैं formally ताकि वो आगे बढ़ सके और उनका HOD या उनका boss sign off कर सके कि all right now we think that your performance is good and it was not just verbal but written into the physical terms. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, यानी मैं अपनी अर्ली प्रोफेशनल लाइफ में देखती हूँ ना, मेरा फेवरेट वर्ड हुआ करता था जॉब डिस्क्रिप्शन। यानी किसी भी जगह मैंने अगर जॉब की है तो सबसे पहले मैं खोल के खान के, और अगर मुझे कभी भी लगता था कि आई एम बीइंग ओवरबर्डन्ड और आई एम बीइंग आस्क्ड टू डू समथिंग व्हिच इज़ नॉट पार्ट ऑफ माय जॉब डिस्क्रिप्शन, तो मैं उसको वर्बलाइज करती थी। मैंने हाल ही में देखा है, क्योंकि जॉब मार्केट इतनी टफ है, एक तो वेल डिफाइंड जॉब डिस्क्रिप्शन अब होती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जो कुछ काम है, क्राइसिस है, फलाना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लड़कियों को लेट आवर्स रुकने के लिए कहा जा रहा है, लड़कों को तो ये एक्सक्यूज भी नहीं दिया जा रहा कि भाई तुम तो मर्द हो, तुम्हारा तो जब तक काम नहीं खत्म होगा तुम्हें रखा जाएगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, व्हाई आर यंग पीपल नॉट आस्किंग फॉर डेफिनेटिव जॉब पॉलिसीज़, जॉब टर्म्स कि मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या, मैं किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और फिर बेचारे जब थक हार जाते हैं तो उनकी डिडक्शंस भी हो रही हैं, बगैर कहे उनको टर्मिनेट भी किया जा रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी अनफेयर। बिल्कुल, आई थिंक इसके पीछे जो अंडरलाइंग रीज़न है ना वो ये है कि जैसे हम स्कूल में देखते थे, सीनियर्स बुली होते थे तो कहते हम बुली हुए अब तुम्हें भी बुली करेंगे, एंड द थिंग गोज ऑन एंड ऑन। सो अब आप जब मैनेजर से कहते हैं बिकॉज यू बिलोंग टू अ डिफरेंट जनरेशन, हमारा जेन जी और जो अपकमिंग जनरेशन है उनके बहुत डिफरेंट एक्सपोजर्स हैं बनस्बतन द मैनेजर्स के। अब मैनेजर बोलता है कि क्योंकि मैंने भी ये सब स्ट्रगल किया है और मैं इसी वजह से आगे आया हूँ कि लेट्स आई वाज लेट एट द जॉब, मैं 6 बजे के बाद बैठ के काम करता था तो प्रोमिनेंट होता था, इसलिए बॉस की नज़रों में आया, इसलिए शायद आगे बढ़ा। और जो सिंपल सी चीज कही जाती है, हमने तो कभी बॉस को उफ नहीं कहा, ये मना नहीं किया, सास हो गई, कुछ मना नहीं कर सकते। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अरीन, आपकी तरफ लेके आऊंगी एक और प्रॉब्लम जो यंग लोग अपनी जॉब के सिनेरियो में बहुत फेस करते हैं, पर्सनल लाइफ में भी करते हैं, बट पर्टिकुलरली इन जॉब्स, पर्टिकुलरली व्हेन दे आर गोइंग फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन, कि उनका क्रेडिट चुरा लिया जाता है और उनको समझा जाता है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। आप मेहनत करते हैं, आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, लेकिन जब शाबाशी की बारी आती है तो कोई आपका सीनियर ले जाता है या सीनियर आपको प्रोमिनेंट नहीं होने देता। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? सिद्रा वेरी राइटली सेड। आई थिंक विद अ जेंडर्ड लेंस अगर हम इसको देखें ना तो विमेन आर मोर अकोमोडेटिंग एट वर्क प्लेस, क्योंकि उनके साथ एक ये चीज़ होती है कि दे नीड टू कॉन्स्टेंटली प्रूव देमसेल्व्स। इम्पोस्टर सिंड्रोम कह लें आप, कि उनको लगता है कि भाई ये तो मुझे बड़ी फेवर मिली है कि मैं इस पोजीशन पे हूँ। सो दे ट्राई टू गिव द क्रेडिट देमसेल्व्स टू अदर्स कि जी मिलके किया था, इट वाज अ टीम प्रोजेक्ट। सो आई थिंक इसमें the real thing that would really help, especially women के perspective से अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि they need to believe in themselves. They need to believe in the idea that if they're at a job, so they well deserve it. So they don't have to feel कि कोई उनको gaslight कर सकता है या उनको ये
बहुत एहसान है उनके घर वालों पे कि उन्होंने उनको काम करने दिया हुआ है। तो जब तक हम अपने ऊपर ये खुद एतमादी नहीं लाएंगे तो शायद हम आगे भी हमेशा लोगों को अकोमोडेट ही करेंगे, अपना क्रेडिट लोगों को ही देंगे। यू आर सो राइट अरीन। अभी मैंने एक हाल ही में किस्सा सुना एंड आई वाज अपॉल्ड एंड आई वाज शॉक्ड एंड आई वाज हार्ट ब्रोकन। एक यंग लड़की जो कि यंग प्रोफेशनली अभी उसने अपने करियर का आगाज़ ही किया था, शी वाज इनअप्रोप्रिएटली टच्ड एट हर वर्क प्लेस, और जब उसने जाके अपनी लाइन मैनेजर को बताया जो कि ख़ुद एक खातून थी, तो उसने उसको मशवरा ये दिया कि तुम खामोश रहो, क्योंकि नंबर 1 यू विल गेट फ्लैग्ड, हो सकता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें काम ना करने दें, और इस तरह की चीज़ों से समझौता करना ही पड़ता है। सो कई दफ़ा आप एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं एंड द एडवाइस दैट यू गेटिंग डिस्पाइट ऑफ वेरी वेल लेड आउट HR पॉलिसीज़, आपको लोग कहते हैं कि मसलहतन या प्रैक्टिकलिटी चुप रहें, एंड दिस हैपन्स टू मेन एंड वुमेन, खासतौर पर जब आप अर्ली करियर स्टेजेस पे होते हैं। When things are too good to be true, there is probably some fine print जिसके बारे में आपको नहीं पता, उस वक्त मोहतात हो जाना अच्छा है। जिस तरह कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कई दफ़ा ख़वातीन को रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे होते हैं, मर्दों को भी नज़र आ रहे होते हैं, हम कहते हैं क्या ही हो जाएगा, या अपने जोम में होते हैं कि यार ये तो मैं हैंडल कर ही लूँगा, बट नोबडी इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ। अगर आपकी अकल, आपका शऊर, आपकी इंट्यूशन आपको किसी चीज़ से रोक रही है तो रुक जाना चाहिए। मुझे ये बताइए, ख़ास तौर पे हम इसको इस्तिलाह के तौर पे शाज़िया लेते थे, और कई लड़कियों ने ना इसको एक जहन में अपने कोई एक टू गुड टू बी सिनेरियो बना लिया, उनकी ड्रीम सिचुएशन भी है। मिसाल के तौर पे आप देखेंगी ऑनलाइन कितने लोगों को वजीफ़े मिलते हैं कि जल्दी आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा और आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन चट मंगनी पट ब्याह इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग, बिकॉज आपको नहीं पता व्हाट यू गेटिंग इनटू है। अब तो बाकायदा कहा जाता है कि जो लोग आके जल्दी मचाएं कि जी हमें महीने के अंदर अंदर शादी करनी है, लड़का बाहर से आया है या बस ट्रेन छूट रही है, फ़ौरन शादी कर दें, फ़ौरन निकाह कर दें, आपको मोहतात होने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो लड़कियों को या बहनों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी या बोझ समझते हैं, उनका दिल चाहता है झटपट हो ही जाए मामला। कैसे, हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ इट, और किस तरह लोगों को बताएं कि देखें वक्त ले लें, पूरी उम्र पछताने से बेहतर है कि थोड़ा धीरज रख के काम करें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश मत कीजिए। जितना भी फैमिली कह रही है कि हम 2 वीक के लिए आए हैं, 2 दिन में निकाह कर दीजिए, डॉक्यूमेंट्स बनने हैं, मत कीजिए। लेकिन मसला क्या होता है कि आप जो बात कर रही हैं वो एक फ़ैक्टर है कि लोग जान छुड़ाना चाहते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों से। उसके अलावा एक बात ये, बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि लड़कियों को बहुत शौक़ होता है, ये जो ड्रामे हमारे आ रहे हैं और ये जो सारे हमारी वेब सीरीज़ आ रही हैं और चीज़ें, लोगों को लगता है कि अच्छा जी बाहर से एक बंदा आया और उसने तो आपकी दुनिया बदल दी है, आप बाहर जाएंगे और आप वहाँ की कोई प्रिंसेस होंगी, और मतलब इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया हमारे यहाँ चीज़ों ने, ड्रामों के, कि अच्छा जी अगर आपको रेड फ्लैग्स दिख भी रहे हैं कि लड़का बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत डिमांडिंग है, मंगनी के बाद या निकाह के बाद इवन मैंने इतने सारे केसेस सुने जो रिश्ते हुए स्टेज पे बैठ के लड़के ने बड़े सीन क्रिएट किए, बट सबसे ज़्यादा जो अगेंस्ट थी इस चीज़ के जिसके साथ हो रहा था वो बजाते खुद लड़की थी। वो कहती थी मैं नहीं ख़त्म करूँगी, मैं सही कर लूँगी, ये ऐसे हो गया था। ये तो घर वालों पे तो बात करो, वो जस्टिफाइड होता है कि अच्छा जी मैं इसको बदल लूँगी, अभी चीज़ें ऐसी हो गई, या वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव हो रहे थे। अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं ना शाज़िया, शी हैज़ मेड अ स्टोरी इन हर हेड, लड़की ने अपने जहन में एक कहानी बना ली है और उस शख्स को उसके अंदर कास्ट कर लिया है, तो अब अपनी कहानी वो हीरो है, वो उस कहानी का, और उस कहानी से अपने आप को दूर करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अहमद, आई वांट टू ब्रिंग दिस वन टू यू। मैनिपुलेटर्स की बुक, रूल बुक 101 का पहला उसूल ही ये है, क्रिएट अर्जेंसी। आप देखें कि जितने भी आपको दुनिया में स्कैम आर्टिस्ट मिलेंगे, कॉन आर्टिस्ट मिलेंगे, वो आपकी एक नीड को एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। ये रिश्ता है, ये हाथ से निकल जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आज नहीं किया तो कल खत्म हो जाएगी, ये जॉब है, ये अभी कर लो, ये घर है अभी के अभी खरीद लें। Whenever somebody tries to create a sense of urgency कि आपने अभी एक्शन लेना है और ज़्यादा सोचे मत इस बारे में, बस बिस्मिल्लाह करें, ये हमारे लिए रेड फ्लैग होना चाहिए। बिल्कुल, ये आपके स्केर्सिटी माइंडसेट को टैकल करता है। और आप स्पेशली मॉल्स में भी देखती हैं कि सेल लगा हुआ, लिमिटेड टाइम ऑफर, इवेंचुअली जब वो सेल हटती है आपको लगता है ओ अच्छा इतने ही पैसे थे। तो ये कॉर्पोरेट में किस तरीके से जनरली होता है दैट दिस हैपेंस, द इंटरव्यूअर सेज दैट ऑलराइट वी लव योर प्रोफाइल, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है,
अब उस 2 दिन में इंडिविजुअल को प्रोसेस भी करना है, ऑफर को पढ़ना भी है, एंड दैट इज मोस्टली बिकॉज क्योंकि उसके अंदर कुछ हिडन चीज़ें होती हैं एंड द पर्सन डजंट वांट यू टू थिंक ऑन टू देम, और बंदा कहता है यार 2 दिन है, अगर नहीं किया तो मिस हो जाएगा। जैसे बॉन्ड साइन करा लेते हैं, बिल्कुल 3 साल का बॉन्ड साइन करा लेते हैं कि आप कहीं और काम नहीं कर सकते, ये जो ऑफर है इसका मतलब है बस आप बाउंड हैं हमारे साथ ही, एटसेट्रा एटसेट्रा। बिल्कुल। नोटिस पीरियड पे कितने लोग करते हैं कि आपके पास 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना है, द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर 3 मंथ्स, दे गोइंग टू से कहीं और से ले लेते हैं। सही। सो दिस इज जस्ट टू रिटेन देम, एंड आई थिंक दिस इज नॉट अ ग्रेट थिंग टू डू। The retention should be out of the good work, out of the माहौल, out of the leadership that they have, and not such sort of things. बिल्कुल सही, यानी आप चित भी मेरी पट भी मेरी, जहाँ जहाँ अर्जेंसी क्रिएट जाएगी। अरीन, आप क्या कहती हैं? आपने नोटिस किया होगा अपने एक्सपीरियंसेस में, व्हाट यू नोटिस के ये सेंस ऑफ अर्जेंसी कैसे क्रिएट की जाती है, और उस आपकी नीड को, आप नीडी हैं ना उस वक्त, चाहे आप नौकरी के लिए नीडी हैं, रिश्ते के लिए नीडी हैं, घर के लिए नीडी हैं, तो आपको ज़्यादा सोचने का अगर कोई वक्त ना दे रहा हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए? आई थिंक देखिए, फ्रॉम द वर्क प्लेस परस्पेक्टिव हम लोग ना गलत समझते हैं नेगोशिएशन को। हमें लगता है कि एचआर ने हमें ऑफर दे दिए, इधर वी एक्सेप्ट इट और वी रिजेक्ट इट, लेकिन आपको पता है वेस्ट में की पूरा कॉन्सेप्ट है कि आप नेगोशिएट करते हैं, आप टर्म्स नेगोशिएट करते हैं, बेनिफिट्स नेगोशिएट करते हैं। यहाँ पे फ्रॉम एन एम्प्लॉयर्स परस्पेक्टिव जो मैं आपको बताऊँ कि सीईओज़ का ये माइंडसेट होता है कि ये तो अभी से ही रिसोर्स इतना तंग कर रहा है तो आगे जाके भी तंग करेगा, जबकि उसका ये बेसिक राइट है टू आस्क दीज क्वेश्चंस। सो आई थिंक इसको जो मैंने देखा है, जो लोग टैकल सही करते हैं, दे टेक ओपिनियंस फ्रॉम द अदर स्टेक होल्डर्स। जैसे अगर कोई जॉब पे अप्लाई कर रहा है तो अ लॉट ऑफ टाइम्स आई गेट मैसेजेस कि जी वी आर कंसिडरिंग जॉइनिंग योर XYZ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका क्या फीडबैक है वर्किंग देयर। सो आई थिंक इसी तरह ही सेम गोज फॉर रिश्ते इन ऑल दीज थिंग्स, जिसमें आप लोगों से पर्सपेक्टिव लें, डिफरेंट लोगों से मिलें जो उन लोगों को जानते हैं, ताकि आपको उनकी एक पर्सनालिटी की एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होए। क्योंकि हो सकता है कोई एक इंसान एक चीज़ में अच्छा है, लेकिन और बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं जो हम देख ही नहीं पा रहे क्योंकि हम उसको उस तरह से ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे बंदे को। सो आई थिंक टेकिंग ओपिनियंस फ्रॉम अदर्स एंड टेकिंग योर टाइम टू नेगोशिएट, बिकॉज फिर आपकी सिचुएशन जो होती है वो ज़रा थोड़ी ऊपर आ जाती है जिससे आप नेगोशिएट कर रहे हैं उस। बिल्कुल सही। अदरवाइज तो उसे लगेगा ये नहीं तो कोई और सही। बिल्कुल सही। और ये जो अर्जेंसी क्रिएट की जाती है ना, इसमें 2 हथियार इस्तेमाल करते हैं। शाज़ी जी, ये आपके पास लेके आऊँगी। नंबर 1 खौफ या फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ लूजिंग आउट, फियर कि ये मौका हाथ से निकल जाएगा। दूसरा जो इसमें हथकंडा या हथियार इस्तेमाल किया जाता है वो ये होता है कि आपको ज़बरदस्त प्रॉमिसेस और फ्यूचर दिखाया जाता है, यानी सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, एक सुनहरी फ्यूचर दिखाया जाता है। दोनों के ड्रॉबैक्स क्या हैं और इनको कैसे इवैल्यूएट करें रियलिस्टिकली? देखिए, रिश्ते के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं या किसी भी आप रिलेशनशिप में, वो एक जो मैं तो इसको ये कहती हूँ, अगले ने आके अपना चूरन बेचना ही बेचना है। आपको इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो चूरन आपने नहीं खरीदना। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि चले फॉर्मली तो आपके पास कहीं ना कहीं समझदार लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, घर वाले होते हैं जिनका तजुर्बा आपसे ज़्यादा है, आपको रोक लेते हैं। लड़का लड़की की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, लड़की को किसी भी चीज़ के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेट नाइट सिटिंग के लिए मजबूर किया जा रहा है, कोई वीडियो भेजने के लिए कहा जा रहा है, तस्वीर भेजने के लिए कहा जा रहा है, और उस वक्त ये खौफ दिलाया जा रहा है कि अगर तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें छोड़ जाऊँगा। लड़कियाँ अक्सर इस ट्रैप में आ जाती हैं, उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप को चलाना है, इस बंदे को रोक के रखना है, इसकी डिमांड्स पूरी करना, ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैंने ना किया तो ये निकल जाएगा मेरे हाथ से। रिलेशन को बचाना है। उसकी 2 वजह है। एक तो ये कि पेरेंट्स ने वो ट्रस्ट नहीं दिया हुआ होता, फ़ोन तो दिया हुआ होता है, ट्रस्ट नहीं दिया हुआ होता। बहुत सारे जो आजकल प्रॉब्लम्स हैं वो इसीलिए होते हैं कि अच्छा जी ये हो गया। बाज़ वक़्त तो ये भी होता है कि आप इवन जिससे बात कर रहे होते हैं, आपको पता चलता है कि वो आपसे 20 साल बड़ा एक आदमी है, या खुदा ना मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उसकी 3 शादियाँ हुई हुई होती है, उसका तो काम ही यही है कि वो एक मखसूस टाइम पे आके कैमरे पे आपके सामने बैठ जाता है और कहता है अच्छा जी मैं अमेरिका में आऊँ। किसी पे भरोसा करने ना करें, चाहे वो यहाँ पे भी मौजूद है। आजकल ऑनलाइन एप्स का बहुत ज़्यादा वो है, सोशल मीडिया की वजह से लड़कियाँ ये समझती हैं कि जी हम पेरेंट्स को बताएंगे, बाद में बताएंगे, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, या ये होगा कि हम बहुत नेगोशिएशन हर रिश्ते में करनी होती है, हर रिलेशनशिप में करनी होती है। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें ये नहीं, आप उससे क्या कह रहे हैं? आप उसकी सारी बातें मान रहे हैं, आप कह रहे हैं जी हुजूर
मतलब आप खुश होते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, वापस आके बात करेंगे। कई लोग जब अर्जेंसी में चाहते हैं, लड़कियाँ जब पढ़ाई कर रही होती हैं, रिश्ता आता है और बड़े वादे किए जाते हैं, नहीं जी ये प्रोफेशनली भी अपना काम कर सकेगी, ये कारोबार भी कर लेगी, हम इसको पढ़ने की भी इजाज़त देंगे, हमारी पे। और जैसे ही निकाह होता है या रुखसती होती है, रोटी की तरह सिनेरियो पलट जाता है। अचानक से वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, अचानक से वो ट्रेडिशनल हो जाते हैं, अचानक से वो तमाम वादे हवा हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं जब आपको सुनहरे बाग दिखाए जाएं, सरसब्ज़ और शादाब वादियों की सैर करा दी जाए, और दरअसल दिस इज़ ओनली वर्ड्स आर चीप। कहना चीज़ों को बहुत आसान होता है, फॉलो थ्रू करना बहुत मुश्किल होता है। कई दफ़ा आप ये देखेंगे कि किसी भी रिश्ते के आगाज़ में जिस तरह आपको ट्रीट किया जा रहा होता है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे आपने किसी चीज़ में नई इन्वेस्टमेंट की है, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। इवन आप एक नया मकान अगर ख़रीदते हैं और वहाँ रहना शुरू करते हैं, लोग नहीं कहते कि पहली बरसात के बाद पता चलेगा कि कितने प्रॉब्लम्स हैं इस घर के अंदर, कि कहाँ से छत टपक रही है, कहाँ से कोई मसले। सो हर चीज़ को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉलर से हमारी बात नहीं हो सकती। आरीन, आप बताइए, इसको जब हम गैर इममटीरियल चीज़ों पे भी अगर अप्लाई करते हैं, यानी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप की बात कर लें, या अभी हमने जैसे घर की बात की, हर चीज़ को जब आप वक्त देते हैं तो उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, राइट? डेफिनेटली आई थिंक वक्त के साथ आपको अपना भी पता चलता है, क्योंकि कई बार हम अपनी स्टोरी में तो खुद चैम्पियन और हीरो होते हैं, लेकिन इवेंचुअली हमें पता चलता है कि मे बी जो कुछ चीज़ें हमें भी अनलर्न करने की ज़रूरत है। बट एक जो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये कि देखें, जो लाइफ है उसमें वर्क और ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ना रिटन कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव मेट पीपल के पास ऑफर लेटर ही नहीं होता, अगर कोई पॉलिसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि देखें जब तक आपके पास इन हैंड कुछ नहीं है, आप कभी किसी पे केस नहीं कर सकते, किसी को आप धमका नहीं सकते, किसी को आप ये नहीं बता सकते हो कि मैं आपको लीगली आप पे एक्शन ले सकता हूँ। सो आई थिंक वक्त देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन अगेन जस्ट मेकिंग श्योर कि आपने अपनी चीज़ें पूरी की हुई हैं, यू हैव ऑल योर रिटन इन्फॉर्मेशन, या कोई कंप्लेंट्स हैं या कुछ है, ताकि उसको आप एक स्ट्रेटेजिकली लेके आगे चल सकें। बिल्कुल सही कह रही हो, और लिखत पढ़त तो देखिए हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है। तभी अगैन शाज़िया जी, आपकी तरफ इस सवाल को लाना चाहूँगी। निकाह नामा, बहुत सारे हुकूक हैं जो शरीयत भी और रियासत भी दोनों ख़वातीन को देती हैं, लेकिन ना हम उसको पढ़ते हैं, ना जांचते हैं, ना समझते हैं, और फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम में आते हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों की बात भी करें, आपके एसेट्स की बात करें, आपकी ज्वेलरी की बात करें, तोहफ़े तहाइफ़ की बात करें, उसकी मिल्कियत किसके पास है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो चीज़ें कैसे डिवाइड होंगी, आपका हक महर क्या है, उसकी टर्म्स क्या हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली आज भी हम बात ही नहीं करते। क्या कहेंगी? देखें, नेगोशिएशंस की जो बात हो रही है और जो लिखत पढ़त की बात हो रही है तो सुन्नत है। आप अपने करीबी जितने भी रिश्ते हैं, आपको हर चीज़ की एक डिटेल डायरी लिखा करते थे पहले के लोग, या नोट्स लिखते हैं आप मोबाइल पे, उसमें ये होना चाहिए कि आपने लिखा। नेगोशिएशन की जो आप बात कर रहे हैं, जब रिश्ते की बात हो रही है, चाहे दो लोग इंडिविजुअल्स बात कर रहे हो, चाहे फैमिलीज़ बात कर रहे हो, हमारे यहाँ हक महर तय हो जाता है, हमारे यहाँ बरी की बात हो जाती है हमारे यहाँ, लेकिन जो मेन हमारे यहाँ जो निकाह नामे की शिक होती हैं, वहाँ पे एक लंबा सी लाइन डाल दी जाती है, और वो चाहे लड़का शादीशुदा है तो उसको कुंवारा लिख दिया जाता है। मंथली वो ख़र्चा क्या उठाएगा, अरे ये तो हमारी आपस की बात है, लड़के वाले ये कह देते हैं या लड़का ये कह देता है। अच्छा जी, आपकी तलाक होने की सूरत में क्या लड़की के पास तलाक का हक तफवीज़ के आपने वो नहीं पता, लड़की कोई शर्त रख सकती है, वो आप बिल्कुल उस पर बात नहीं करते। जो सबसे जैसे कहते हैं ना कि अनइम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सारी शादी के किस्से में, वो निकाहनामा या निकाहनामे के फॉर्म की डिस्कशन होती है। हार्ट ब्रेकिंग एंड क्रूअल रियलिटी इज़ कि इन तमाम चीज़ों पे कई जगह तो खैर वर्बली भी बात नहीं होती, लेकिन अहमद वर्बली कंसेंसस होता है। जैसे वर्बली किसी हक महर की अमाउंट पे कंसेंसस हुआ, किसी शराइत पे हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हम जो बात कर रहे थे कि भाई अगर आप काम करना चाहती हैं और आपको इजाज़त होनी चाहिए मिसाल के तौर पे प्रोफेशनली अपने आप को परसू करने की, अपने एम्बिशन को परसू करने की, वर्बली इस पे कमिटमेंट है, लेकिन ज़बान से लोग मुकर जाते हैं। इन चीज़ों को लिखत पढ़त में लाने के लिए डू यू थिंक देयर इज़ अ कल्चरल चैलेंज? लोग कल्चरली इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते और इन पर बात नहीं करना चाहते। आपने क्या ऑब्जर्व किया एज अ मैन? ओके, सो आई थिंक कल्चरली भी ऐसा होता है, और लोगों की जैसे हमने दौरानिया ब्रेक बात की, इट्स ऑल अबाउट द इनसिक्योरिटी दैट कम्स इन अ लॉट ऑफ पीपल
कि यार अल्लाह ना करे अगर मैंने इसको ये राइट दे दिया ना, कल को मेरे ही खिलाफ यूज़ हो जाएगा। एंड इट ऑल कम्स फ्रॉम द माइंडसेट दैट हैज़ बीन इनग्रेन्ड कि तुम इतना इसको ज़्यादा राइट नहीं देना। व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप्स एट वर्क एज वेल एज योर फैमिली एज योर पार्टनर्स, तो वो इट कम्स फ्रॉम द इनसिक्योरिटी माइंडसेट कि यार ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। एंड इट ऑल डिपेंड्स कि सामने वाला कितना सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव इनसिक्योरिटी अबाउट समथिंग, दैट मीन्स मुझे उसके ऊपर काम करना है, आई टू ट्रस्ट ऑन द अदर पर्सन कि अगर मैं इसको स्पेस दूंगा तो वो वायलेट नहीं होगा। सो वुड इट बी राइट टू से कि दिस इज कंट्रोलिंग बिहेवियर, ये कंट्रोलिंग टैक्टिक है, जो राइट्स आपके पास हैं और शरीयत या रियासत अलाउ करती है आपको उन राइट्स को शेयर करने की विद योर पार्टनर, सिर्फ और सिर्फ कल्चरली इसलिए नहीं हैंड ओवर किया जा रहा कि कहीं आपकी ईगो, आपकी अथॉरिटी चैलेंज ना हो जाए। इज दैट ट्रू? बिल्कुल, आई थिंक दैट्स द केस दैट अ लॉट ऑफ मेन स्पेशली थिंक लाइक दैट टू, कि नहीं बस मुझे इससे ज़्यादा स्पेस नहीं देनी वरना कल को ये मेरे खिलाफ यूज़ हो जाएगी। एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट राइट। एज सून एज आप सामने वाले को स्पेस देते हैं जहाँ वो ब्रीथ कर सकता है, जहाँ वो फ्री फील कर सकता है, only and only then they will choose to stay with you. अच्छा, we cannot discount the gender lens and the generation lens over here. अरीन, ऐसा अक्सर देखने में आया है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ की या कपल की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो हस्बैंड्स या द मैन इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, दे वांट टू गिव दीज राइट्स बिकॉज वो आज के ज़माने के लोग हैं, लेकिन उनको उनकी बहनें या उसकी वालदा वो कहते हैं, मशवरा दे रहे होते हैं कि ऐसा मत करना, इसको कंट्रोल में रखो। ये चीज़ आपने नोटिस की है कि यहाँ पे तभी तो कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है, यानी आपको जो वही वाली बात जैसे आपने कहा था कि बॉस ने कहा जी मैंने जो दुश्मनियाँ, जो मैंने गलतियाँ, जो मुश्किलात सही थी वो तुमने भी सहनी है। क्या कहेंगी आरीन? डेफिनेटली आई थिंक वही जो शुरू में बात हो रही थी कि हर जनरेशन दूसरी जनरेशन के थ्रू जीना चाहती है, लेकिन अब हमारी जनरेशन इवन मिलेनियल्स भी मैं कहूँगी कि दे आर नॉट दैट कॉम्प्रोमाइजिंग, एंड स्पेशली जेन ज़ी ने तो बिल्कुल भी नहीं सुननी है अपनी जनरेशन। रीजन बेसिकली यही है कि नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड कि एवरीवन हैज देयर ओन सेट ऑफ थिंग्स। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स बेसिकली हैविंग करेजियस कॉन्वर्सेशंस। देखिए बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस अनकंफर्टेबल होती हैं, ज़रूरी नहीं है उनका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बुरे ही होंगे, बट अ मैन विल इन द बेडरूम से कि यस यस यू आर राइट, यू नो योर सही बात है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यू नो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स तो वो कहीं ना कहीं इज्जत और इन चीज़ों पे बात आ जाएगी और वो जो एक बात है ना वो की नहीं जाएगी। सो वो जो करेजियस कॉन्वर्सेशन है, चाहे वो आपकी अपने हस्बैंड के साथ है, इन लॉज, अपनी फैमिली के साथ भी, आई वुड सजेस्ट कि लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं उसमें, तो मतलब कहीं ना कहीं टू सेट द बाउंड्रीज यू नीड टू हैव दैट करेजियस कॉन्वर्सेशन। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक बाय जेंडर कंस्ट्रक्ट हमें लगता है, एटलीस्ट हम अपने जहन में सोचते हैं कि यार मर्दों के लिए तो ये आसान होगा, उनके ऊपर वो वाली पाबंदियां नहीं होती हैं जो लड़की पे होती हैं। तो क्या वजह है कि फिर मर्द एक फेयरनेस का, जस्टिस का साथ नहीं देता, चाहे वो बेशक माँ के लिए स्टैंड लेना हो या बीवी के लिए स्टैंड लेना हो? क्या चीज़ें उसको रोकती हैं? शाज़िया, आपने क्या नोटिस किया? बहुत सारे केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा इंडो पाकिस्तान का ये जो कल्चर हम लेके आए हैं कि अच्छा जी, वो वाली बात जो अभी आयरन कर रही थी कि आप कमरे में तो हाँ हाँ कर देते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि आपने वो एक टाइम फ्रेम अपना ख़राब नहीं करना होता, बहुत अच्छे से गुजारा। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आप अपनी माँ के लिए या अपनी बीवी के लिए, इवन अपनी बहन के लिए, किसी के लिए भी बात नहीं कर रहे होते, आप कहते हैं कि ये मेरा मसला नहीं है। एक बात ये होती है। दूसरा फैक्टर आपका ये होता है कि जी ये घर के मसले ये औरतों के पास ही रहने चाहिए, मेरी बीवी का कंट्रोल मेरी माँ के पास रहना चाहिए। तो जो रिमोट है वो आपने अपनी माँ को पकड़ा दिया, क्योंकि आपने अपनी दादी को ये करते हुए देखा है और आपने सब चीज़ें बैलेंस की। हाँ, आप मसलों को, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम्स तब क्रिएट होती हैं चाहे मर्द हो या औरत हो, जब आप मसाइल को हल नहीं कर रहे, आप उसका रेजोल्यूशन आप कहते हैं अच्छा हो जाएगा किसी दिन सुकून से बैठेंगे, तौर पे अमन कायम करना चाहते हैं, आप देर पा अमन नहीं कायम कर रहे, आप मसाइल का हल नहीं निकाल रहे। थैंक यू सो मच शाज़िया, अहमद एंड आरीन फॉर बीइंग हियर विद अस। एक लार्जर पर्सपेक्टिव हमने लिया। याद रखिए, कोई भी चीज़ अगर अर्जेंसी क्रिएट कर रही है, अगर आपको पुश कर रही है टू टेक एक्शन, उस वक्त सोच लें, समझ लें, वक्त लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। कई दफ़ा चीज़ें एक महीने में अनफोल्ड हो जाती हैं, इंट्यूटिवली सही आपको पता होता है, कई दफ़ा वो 6 माह भी ले सकती हैं, 1 साल भी ले सकती हैं, लेकिन स्टे ट्रू टू योर ओन वैल्यूज़ एंड प्लीज़ ऑलवेज़ ऑलवेज़ रीड द फाइन प्रिंट, पुट थिंग्स इन राइटिंग। ये वो चीज़ें जो आपको ज़िंदगी के हर मरहले में आपके लिए आसानियाँ ही पैदा करेंगी। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।